हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कुमार। हमारे YouTube चैनल देव कंप्यूटर क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हम आज बात करेंगे जो RSCIT का जो एग्जाम लगा था अपने 4 अगस्त को, उसके बारे में। यानी कि 4 अगस्त को जो एग्जाम लगा था उनके जो क्वेश्चन है उनको हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी बात करेंगे अपन। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो, आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो, आप किस सेटिंग का उपयोग करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें ए फिट सीट ऑन वन पेज, यानी इस वाले ऑप्शन का अपन यूज करें। यानी कि ए इज द राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। ठीक है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखेंगे। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। यानी कि जो अपना कीबोर्ड होता है उस पे क्या है कि बहुत सारी कीज होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है कि फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, यानी फंक्शन कीज कितनी होती हैं। तो देखिए, F1 से लेकर F12 तक की जो कीज होती है उनको अपन फंक्शन कीज बोलते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 12। तो इसमें देखिए, V जो ऑप्शन है वो है राइट आंसर। तो इसमें फिर अपन आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। यानी कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। यानी कि स्लाइड शॉर्टर। यानी कि जो इसका आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है, स्लाइड शॉर्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। चौथा जो क्वेश्चन है, Amazon.com प्रदान करता है। यानी कि Amazon जो है, अपन जैसे ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon हो गया, मीशो हो गया, ऐसे क्या है मंत्रा हो गया, ये क्या है अपनी ऑनलाइन सामान मंगाने की क्या है वेबसाइट है। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स वातावरण, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि एक जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी को सामान बेचना। तो Amazon ऐसा तो करता नहीं है कि अपनी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी को सामान बेचता हो। तो देखिए, यहाँ पे व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण, यानी कि अपनी जो कंपनी है उससे वो डायरेक्ट किसको सेल करता है? ग्राहक को। यानी कि अपन मंगाते हैं तो अपन क्या हो गए? ग्राहक हो गए। यानी डायरेक्ट कंपनी से अपन क्या ले रहे हैं? सामान, ऑनलाइन बुक। ठीक है। तो इसमें जो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है। तो इसमें अगला है, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि MS एक्सेल 2010 के चार्ट में, यानी MS एक्सेल 2010 के चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। तो देखिए, इसमें ग्रिड लाइन नहीं है, लीजेंड भी नहीं है, डेटा लेवल। ठीक है। तो डेटा लेवल इसमें क्या है? सही आंसर है। URL क्या होता है? एक ऑनलाइन अपनी वेबसाइट होती है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। यानी कि इसमें आंसर जो है वो है सी, डेटा लेवल। ठीक है। आगे पांचवा जो क्वेश्चन हो गया, छठवां देखते हैं। बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है। यानी कि बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, इनपुट डिवाइस। यानी कि बारकोड रीडर ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? अपना CPU होता है। और स्टोरेज डिवाइस जो होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, ये सब क्या है? अपनी हार्ड स्टोरेज डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारी की सारी क्या है? अपनी आउटपुट डिवाइस हैं। तो देखिए, बारकोड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। आगे सातवां क्वेश्चन है आपका
यानी कि विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है, जो विंडोज 10 है अपनी जो विंडोज 2010 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है, यानी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो हो नहीं सकता, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो है नहीं है बैकग्राउंड, तो ये डेस्कटॉप कहा जाता है, यानी कि इसे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके बैकग्राउंड को अपन क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, विंडो भी नहीं है, फ्रेम भी। क्वेश्चन हो जाता है आपका। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत को आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है। यानी कि बग का मतलब होता है त्रुटि, बग को क्या कहते हैं अपन, त्रुटि। तो देखिए, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर की त्रुटि की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है। यानी कि आपने देखा होगा, आप फोन यूज करते हैं, सब फोन यूज करते हैं, तो अपना फोन ऑटोमेटिकली क्या मांगता है, अपडेट मांगता है। क्या मांगता है, अपडेट। यानी कि नए नए वर्जन क्या होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, वर्जन। यानी कि कंप्यूटर भी क्या मांगता है, अपडेट मांगता है। तो वो ऑटोमेटिक, अगर इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर में लगा हुआ है, फोन में इंटरनेट चालू है, तो अपना फोन ऑटोमेटिकली अपडेट पे आ जाता है। तो अपने कंप्यूटर को और फोन को अपने को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ए वाला ऑप्शन राइट है। इसमें नवा जो क्वेश्चन है अपना वो है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो देखिए, इसमें दे रखा है पहले स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना, प्रेजेंटेशन डिजाइन करना और डॉक्यूमेंट की रचना प्रारूपण। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहला दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट को अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो देखिए, एक में आर हो गया, यहाँ पे देखते हैं अपन, एक में आर हो गया। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाते हैं अपन, क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे, यानी कि क्या होती है, एक सीट होती है। एक्सेल के अंदर क्या होती है, सीटें होती हैं। तो देखिए, दूसरे में पी हो गया ना। तीसरा है अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो तीसरे में क्या हो गया, क्यू। तो बी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही। ठीक है, यहां तक ओके है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन होता है कि आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं। यानी कि एमएस ऑफिस में जो आप कोई भी फाइल बना रहे हो, उसको पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ चुनिए। यानी कि अपन क्या करते हैं, जब किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो सेव एज वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसमें नीचे की तरफ जो होता है अपन उस पर क्लिक करेंगे, तो उसमें क्या होता है, सेव एज पीडीएफ फाइल को क्या करना होता है, चुनना होता है। तो वो पीडीएफ फाइल में क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है। सभी कंप्यूटरों में क्या होता है, रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है। क्या होता है, रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है। और वो क्या काम करता है, अपन कंप्यूटर के अंदर से कुछ भी फाइल, फोल्डर, इमेज, कुछ भी क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो वो डिलीट होने के बाद में कहां चले जाते हैं, रिसाइकल बिन के अंदर चले जाते हैं। अगर आपको बाद में कोई आवश्यकता पड़ती है तो वहां से आप रिस्टोर क्या कर सकते हो, रिस्टोर वापस ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें है हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। हटाई गई फाइल को क्या करना, संग्रहित करना रिसाइकल बिन का क्या होता है, कार्य होता है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्टित करता है कि वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखें। यानी जैसे आप किसी भी इमेज को, किसी भी फाइल को, या फिर कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, एक जगह से किसी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं,
ड्रैगिंग कहते हैं कि बिना माउस का बटन छोड़े हुए अपन कोई भी फाइल, फोल्डर, इमेज, सॉफ्टवेयर यानी कि कुछ भी को अपन एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसको अपन ड्रैगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12वां क्वेश्चन भी हो जाता है। उसके बाद है आपका 13वां क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है। तो देखिए, यानी कि इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का वैध उदाहरण नहीं है, यानी कि किस किस सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन इंटरनेट का यूज करते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो कि अपन उस पे इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, गूगल क्रोम, तो आप जानते हैं कि गूगल क्रोम से अपन इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर होता है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एडज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एडज भी क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर होता है। अब देखिए एडोबी एक्रोबैट, ये अपना क्या है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं होता। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है अपना 14वां क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में पीएनआर नंबर क्या है, यानी कि भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में पीएनआर नंबर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि पीएनआर की जो फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद है अपना 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्वेश्चन है आपका, इसमें अपन बात करते हैं कि स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि एक्सेल शीट के अंदर रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, उनके द्वारा अपन डेटा को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन की बात करें अपन, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर होता है। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो ये एक प्रिंटर का क्या है, प्रकार। ठीक है, आगे 18वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम होता है और बड़े से छोटे की ओर अवरोही क्रम होता है। ठीक है, ये आप सब लोग जानते होंगे। और देखिए, इसमें जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर है कि केबी यानी कि किलोबाइट, एमबी यानी कि मेगाबाइट और जीबी गीगाबाइट और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, यानी कि यहाँ पे एक मेमोरी यूनिट की बात की गई है। तो देखिए, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ेंगे अपन, 19वां क्वेश्चन है अपना, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो देखिए, इसमें आंसर दे रखा है पहला कि हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, ना कि आपके कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। तो इसमें ये वाला जो आंसर वो है, ये क्या है, कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें आंसर फर्स्ट सही हो गया आपका। 20वां क्वेश्चन की बात करें तो यूएसबी का तात्पर्य है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है यूएसबी की, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी क्या है, यानी कि यूएसबी एक पोर्ट होता है। क्या होता है, पोर्ट होता है। जैसे कीबोर्ड को अपन अगर सीपीयू से अटैच करें तो वो यूएसबी पोर्ट के द्वारा कर सकते हैं, ऐसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और भी बहुत सारी डिवाइसें होती है। जैसे पेन ड्राइव को कनेक्ट करना हो आपको, तो बहुत सारी डिवाइसें ऐसी होती है जो यूएसबी पोर्ट के द्वारा अपन सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बी वाला जो है राइट आंसर है इसमें। देखिए, आगे बात करते हैं अपन 21वां क्वेश्चन, यानी कि एक वेबसाइट संग्रह है। तो देखिए, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट आंसर दे रखा है वेब पेज का, यानी कि वेब साइट का यूज करने के लिए एक वेब पेज की अपने को आवश्यकता होती है, यानी कि वेब पेज अपन ओपन करेंगे तो ही अपन उस वेबसाइट को ओपन करा सकते हैं, उसका यूज अपन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक वेबसाइट का संग्रह है वेब पेज से होता है। ठीक है, तो 21 में डी इज द राइट आंसर।
आंसर नंबर डी इसमें क्या है, सही है। 22वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो खाली जगह एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। यानी कि खाली जगह एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। तो देखिए एनिमेशन जो होता है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि दृश्य और श्रव्य प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, एनिमेशन। ठीक है, तो इसमें 22वें में ए वाला ऑप्शन है अपना वो सही है। ठीक है, उसके बाद में 23वां क्वेश्चन अपन अगर देखते हैं तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। यानी कि इसमें दे रखा है कि कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, यानी कि सेवा प्रदान कौन नहीं करता है ईमेल की। तो 4 ऑप्शन है, हॉटमेल, बिंग और आउटलुक और जीमेल। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है आपका आउटलुक, ये ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है अपना, सही है। आगे बढ़ते हैं अपन इसी में 24वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं। यानी कि आप जैसे ही अपने ऑफिस कार्यालय से बाहर जाते हो तो कंप्यूटर को आप लॉग ऑफ क्यों कर देते। ये देखिए कि अगर अपन उसे लॉग ऑफ नहीं करेंगे, चालू ही कंडीशन में छोड़ देंगे तो पीछे से कोई भी आपके आके अपने डेटा को कलेक्ट कर सकता है या फिर उसके साथ कोई भी अदर छेड़छाड़ कर सकता है। तो देखिए इसलिए अपन क्या कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर देते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है कि कोई आपकी फाइल को क्या कर सकता है, फाइल, पासवर्ड आदि को चुरा सकता है। यानी कि आपके जो पासवर्ड हैं, आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड है, उनको चुरा सकता है, या फिर आपकी कोई भी फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर उसको कलेक्ट कर सकता है, या और भी कोई छेड़छाड़ आपके कंप्यूटर के साथ कर सकता है। इसलिए अपन कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, लॉग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बंद कर देते हैं। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन है आपका, खाली जगह शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। यानी कि शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी और जवाबदेही साधन, यानी कि ये कह रहा है कि आपको अगर किसी से कोई शिकायत है और आप अपनी शिकायत को क्या कराना चाहते हैं, दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप कैसे दर्ज कराओगे। तो देखिए राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक राजस्थान संपर्क क्या होता है, एक वेब पोर्टल होता है जिसके जरिए से अपन क्या दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक ऐप भी होता है राजस्थान संपर्क जिसके द्वारा भी अपन अपनी ऑनलाइन शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो उसको अपन क्या करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए इसमें ए वाला जो ऑप्शन है राजस्थान संपर्क, वो इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अपन 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि अब आधार कार्ड की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए आधार कार्ड इंडिया के प्रत्येक नागरिक का बना हुआ है, उसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो देखिए आधार कार्ड क्या है, एक आम आदमी का क्या है, अधिकार है। तो देखिए इसमें अपन बात करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कि आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क है। तो यहाँ पे कथन सही नहीं है की बात की गई है। तो आधार कार्ड का जो नामांकन होता है वो निःशुल्क होता है, कि अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है तो उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि आधार कार्ड सभी भारतीय निवासियों को जारी करने वाली 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। यानी कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। और इसमें बताया कि वो प्रत्येक नागरिक का आम अधिकार होता है, जिसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। और इसमें दे रखा है तीसरा ऑप्शन है सी वाला कि आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता है। तो आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता है, ये कथन क्या है,
सही नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में आप अपडेट करा सकते हैं, चाहे नाम करेक्शन हो, चाहे डीओबी करेक्शन हो, चाहे एड्रेस करेक्शन हो, या फिर बायोमेट्रिक अपडेट हो। आप कभी भी उसको क्या करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो। चौथा भी देख लेते हैं अपन, ऑप्शन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार डेटा का रखरखाव रखता है, यानी UIDAI इसका क्या रखता है, रखरखाव लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है 26वें का वो सी वाला ऑप्शन है कि आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता है। ये कथन क्या है, असत्य है। तो आधार कार्ड में आप कुछ भी अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 27वां क्वेश्चन। अपन बात करते हैं कि आपके फोन पर खाली जगह सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहां हैं। यानी कि वाईफाई से अपन क्या करते हैं कि वाईफाई से अपन इंटरनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, ना कि अपन ये पता लगा सकते हैं कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहां हैं। ठीक है, वाईफाई के द्वारा नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लूटूथ क्या होता है कि एक दूसरी डिवाइस से अपन कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अपन सॉन्ग सुनने के लिए एयरबड्स जो होती है अपन उसका यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ से कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, ना कि अपन ये पता नहीं लगा सकते नक्शे पे आप कहां हो। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है सी जीपीएस के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि नक्शे पर अपन कहां हैं। यानी कि जीपीएस के द्वारा अपनी लोकेशन पता लग जाती है कि इस समय आप कहां निवास कर रहे हो, कौन सी जगह पे हो। करंट लोकेशन का क्या लगा सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है 27वें में। ओके, अगला है 28वां क्वेश्चन है, अपन इसको पढ़ते हैं कि फाइल्स को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि फाइल्स को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि सीडी जो होती है अपनी, अपन फाइल को सीडी के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है, बर्निंग। स्टोरिंग भी नहीं कर सकते, कॉपिंग भी नहीं, पेस्टिंग भी नहीं, क्या कहेंगे, बर्निंग। यानी कि 28वें में अपना राइट आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। कि निम्नलिखित में से कैश मेमोरी का नुकसान है, तो देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन दे रखा है कि कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। यानी कि ये इसका नुकसान है। अगर अपने को ज्यादा डेटा स्टोर करना हो तो इसकी मेमोरी की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। इसके अंदर अपन ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट है 29वें क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अपन 30वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें 30वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो है कि एमएस वर्ड 2010 में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है। तो देखिए अपन कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अपन एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, या फिर और भी कोई भी अपन प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो अपने लेफ्ट और राइट यानी कि दाया और बाया जो होता है उसमें जो लाइनें होती हैं उनको एक सीध में करने के लिए अपन कौन से अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि जस्टिफाई का अपन यूज करते हैं। ये जस्टिफाई एक अलाइनमेंट होता है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। ठीक है, तो लेफ्ट का यूज करेंगे तो लेफ्ट में चले जाओगे, सेंटर का तो सेंटर में, राइट का तो राइट में। लेकिन जस्टिफाई जो होता है वो क्या करता है कि दोनों तरफ की लाइनों को एक सीध में कर देता है। ठीक है, तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो जस्टिफाई आपका राइट आंसर है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आगे बढ़ते हैं अपन 31वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये दे रखा है एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। यानी कि देखिए एमएस वर्ड में
जो अपन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ बना रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन या फिर कोई भी अपन डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो देखिए जब अपन मार्जिन तैयार करते हैं चारों तरफ, जो डॉक्यूमेंट यानी कि पेज के अंदर क्या होता है, चारों तरफ का जो खाली स्थान होता है, जो जगह अपन छोड़ते हैं लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम की तरफ, तो उनको अपन क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है, तो मार्जिन से संबंधित। ठीक है, समझ गए। अब अपन बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। तो इसमें 32वां क्वेश्चन बता रहा है कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्य को समन्वय करता है कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्य को समन्वय करता है और कहलाता है। यानी कि रोम, प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। यानी कि अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू। देखिए अब बात करते हैं अपन कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्य को समन्वय करता है कहलाता है। तो देखिए एएलयू, एलयू और सीयू के तीन भाग होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक यूनिट, एलयू मेमोरी यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। तो इसमें जो पूछा गया है कार्यों का समन्वय करता है वो एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट आपको डेटा को स्टोर करने का। उसके बाद में है कि जीबीपीएस का फुल क्या है। जीबीपीएस फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए इसे रखा गीगाबिट्स पर, यानी कि जीबीपी गीगाबिट पर। तो इससे राइट आंसर है 1 मिनट। ठीक है, अगला 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है। यानी कि निम्न में से किस डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है। फ्लॉप डिस्क जो होता है उसकी डेटा भंडारण जो क्षमता है वो सबसे कम होती है। सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क सबकी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी डेटा भंडारण क्षमता है वो सबसे कम। ठीक है, 21वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होता है पावरपॉइंट में स्लाइड शो का शुरुआत से खाली है कुंजी का उपयोग करके वर्तमान स्लाइड से खाली जगह कुंजी का उपयोग करके जा सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे शॉर्ट की बात की है कि कौन सी कुंजी का अपन उपयोग करके स्लाइड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर अपन F5 पर यहाँ पे आते हैं, पावरपॉइंट आपने ओपन कर रखा है और कोई भी प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर और आप F5 प्रेस करते हो तो वो से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा इसमें दे रखा है प्लस F5 भी अगर आप दबाओगे तो ही आप क्या करोगे, शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहा कि ये जो एग्जाम लगा अपना 4 अगस्त 2024 को, तो देखिए इसमें ज्यादातर क्या है, एमएस ऑफिस 2010 की बात की गई है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एमएस ऑफिस 2010 से पूछे गए हैं। तो मैंने सारे के सारे जो आपके 35 के 35 क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे सॉल्व करा दिए हैं। आगे भी हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके 35 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको इनमें कुछ समझ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताया था कि थ्योरी के अंदर होते हैं 35 क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी के अंदर अपने 35 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें स्टूडेंट को पास के लिए और इस बार अपने इंटरनल पेपर होते हैं, पेपर 2 नंबर का है, वो ऑनलाइन मोड, और ये ऑनलाइन मोड होता है जो कि क्लास पे ये एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका का एग्जाम मैंने करा दिया। देखिए आगे जो हमारा YouTube चैनल है कंप्यूटर क्लासेस, इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।